तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट देख रहे हैं। सेक्शन सी 3 मार्क का क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, और वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें हमारे पास और क्वेश्चन भी अवेलेबल है, ऑप्शनल क्वेश्चन अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। उसके लिए हमको कंडीशन प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। इस डायग्राम में हम ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है, पर पहले हम यहाँ पर कंडीशन फाइंड करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाने के लिए हमारे पास में एक स्क्वायर की चारों साइड पर हम 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना। इनको हम कहेंगे पी क्यू आर एस। ये 4 वैल्यू पी क्यू आर एस के 4 रेजिस्टेंस है। और ये जो टर्मिनल सी और टर्मिनल डी है, क्योंकि ये वाले टर्मिनल ए और बी होंगे, तो ए और बी के बीच में हम कनेक्ट करते हैं बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं ए से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बी से कनेक्ट कर रहे हैं। और सी और डी के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। हमको पता है गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को बताती है। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर का करंट IG, ठीक है। अब इस कंडीशन, इस व्हीटस्टोन, इसे हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन अगर हम देखें कि इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन के लिए IG 0 होगा, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, IG इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से बैटरी से निकलने वाला करंट I जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2, तो ये I1 करंट का कोई भी पार्ट IG में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि IG यहाँ पर 0, टोटल I1 करंट जो है वो R से फ्लो हो जाएगा। सेम एज इट इज I2 करंट जो है वो S से फ्लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिसमें हम I1 और I2 को डायरेक्टली फ्लो करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर अगर KVL लगाते हैं, ठीक है, तो KVL हम कौन से लूप में लगा रहे हैं? KVL हम लगा रहे हैं यहाँ पर ए से सी हम गए, फिर बी गए, फिर हम वापस बैटरी की तरफ गए, और फिर बैटरी। तो ये जो पाथ हमने यहाँ पर येलो कलर का बनाया है, इसमें हम KVL लगा रहे हैं। सबसे पहले P इंटू I1 हम लिखेंगे क्योंकि उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, प्लस R इंटू I2 हम लिखेंगे क्योंकि R इंटू I1 हम लिखेंगे, उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू V। तो यहाँ से I1 हमको पता चलेगा, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई P प्लस R। सेम एज इट इज अगर हम नीचे वाला पाथ चूज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से बैटरी से जाते हुए ए से डी और डी से बी फिर वापस बैटरी की तरफ आते हैं, तो हमारे पास में जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा Q इंटू I2, ओके, प्लस S इंटू I2 इज इक्वल टू V। तो यहाँ से हमको I2 का वैल्यू मिल गया, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Q प्लस S, ठीक है। अब हमको पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस सी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस डी। सी और डी का पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर हम इन दोनों में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब पोटेंशियल ऑफ सी माइनस पोटेंशियल ऑफ बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ओके, ये लिख सकते हैं ना, बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस सी बी के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस सी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस डी बी। तो सी डी के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा? I1 इंटू आर। और डी बी के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा? I2 इंटू एस, है ना। यहाँ का रेजिस्टेंस जो होगा उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 I2 का वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो I1 I2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। इसमें हमारा स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस हमको प्रॉपर मिलेगा। I1 का वैल्यू है V डिवाइडेड बाय P प्लस Q इंटू R, P प्लस R, ओके। और I2 का वैल्यू है V डिवाइडेड बाय Q प्लस S इंटू S। तो V से V यहाँ पर कैंसिल होंगे और इसको हम अब इन्वर्स कर देंगे। तो P प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू
Q प्लस S डिवाइडेड बाय S, सेपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा P डिवाइडेड बाय R प्लस 1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय S प्लस 1, और 1 से 1 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। हमको मिला P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर व्हिटस्टोन ब्रिज। तो हम ऐसे व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डेरिवेशन डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। हम सेकंड वाला पार्ट प्रूव करते हैं। बी पार्ट के लिए हम इसे रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन देखना पड़ेगा। एम को हमने यहाँ पर लिखा एम, और एन जो है, ठीक है, बिल्कुल सही है, एन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने दो टर्मिनल लिए। अब ये जो Q है, सॉरी O है, और यहाँ पर हमने लिख दिया P को, है ना। ये जो बीच वाला कंडीशन बनेगा ये व्हिटस्टोन ब्रिज ही है। अब आप देख सकते हैं कि M और P के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो M और P के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने R कनेक्ट कर दिया। ओके, M और O के बीच में, M और O के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पर R रेजिस्टेंस M और O के बीच में भी कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम यूज़ कर चुके हैं, ये वाला रेजिस्टेंस भी हम यूज़ कर चुके हैं, है ना। अब हम P और N की बात करें तो यहाँ पर एक R कनेक्टेड है, तो P और N के बीच में R कनेक्टेड है, और O और N के बीच में भी R कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब हमने ये चार रेजिस्टेंस यूज़ कर लिए। O और P के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R। अब यहाँ पर हम A की बात करें तो M और A के बीच में 2R कनेक्टेड है, और N और B के बीच में 3R कनेक्टेड है। हमको A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस व्हिटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हमको R मिलेगा। हमको पता है कि व्हिटस्टोन ब्रिज के सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब ये टर्मिनल A था, ये टर्मिनल M था, और M और N के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? R होगा। तो यहाँ पर हमने R से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस B आ गया। B और N के बीच में 3R कनेक्टेड है, यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर 2R कनेक्टेड है। अगर हम A B के अक्रॉस का रेजिस्टेंस देखें तो हमको मिलेगा 2R प्लस R प्लस 3R, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6R। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6R।